हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं हरकिर सिंह। चलिए दोस्तों, नई प्लेलिस्ट के अंदर ऐड होते हैं और आज शुरू करते हैं भारत का भूगोल। और इससे पहले अपनी पॉलिटिकल क्लासें और मैथ की क्लासें चल रही हैं, उनको आप डिस्क्रिप्शन से उनकी प्लेलिस्ट को ढूंढ सकते हैं और मनचाही क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भारत का भूगोल। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले भारत के भूगोल को करने से पहले हम सबसे पहले भारत की बेसिक जानकारी को समझते हैं। तो भारत का भूगोल के अंदर आज हम देखेंगे उसकी बेसिक जानकारी, बेसिक नॉलेज को हम समझेंगे और उसे हम देखते हैं मैप के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको भारत का भूगोल करना है या ज्योग्राफी कभी भी करनी है, किसी भी जगह की आपको ज्योग्राफी करनी है, तो उसके लिए आपके पास में मैप क्लियर होना चाहिए दोस्तों। मैप आपका अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए। और मैप आपको बनाना भी आ जाए, ये तो बहुत ही बेस्ट बात है। और अगर आपको बनाना नहीं आता है तो लेकिन कम से कम जो मैप है उस अच्छी तरीके से, पर्टिकुलर तरीके से वो आपको याद होना चाहिए। तो ये आ गया है हमारे पास में, भारत का मैप आ चुका है और फिजिकल मैप के अकॉर्डिंग हम इसको देख रहे हैं फिलहाल। चलिए हम इसकी पहले बेसिक जानकारी ले लेते हैं। भारत जो है हमारा वो एशिया महाद्वीप में आता है। किसमें आता है? एशिया महाद्वीप में आता है। एशिया महाद्वीप महाद्वीप की बात करें तो ऊपर हमारे यहाँ पे जो स्थलीय भाग जो लगेगा, यहाँ जो है स्थल भाग है ऊपर, यहाँ से लेकर के ऊपर स्थल भाग है, तो ये एशिया महाद्वीप से जुड़ा हुआ है। नीचे हम अगर बात करें तो ये हमारे पास में क्या है? जलीय भाग है। ये हमारे पास में जलीय भाग है जो कि हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये नीचे वाला जो पार्ट है यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन यानी नीचे है हमारे पास में हिंद महासागर। महासागर कौन सा जुड़ा हुआ है? हिंद महासागर है। और महाद्वीप किस में आता है? तो एशिया महाद्वीप में आता है। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जो स्थल मंडल और जल मंडल है, उनको स्थल मंडल को तो 7 महाद्वीपों में और जल मंडल को 5 महासागरों में बांटा हुआ है। ठीक है, उनमें से भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? एशिया का। और किस महासागर से टच करता है? तो हिंद महासागर को टच करता है। चलिए यहां से हम बात करते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल जो है ये विश्व टोटल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 263 वर्ग किलोमीटर यानी 32,32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर हमारे पास में इसका क्षेत्रफल आ जाता है। और ये पूरे विश्व का जो है 2.47% है, 47% ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, और 7th कंट्री यानी 7th लार्जेस्ट कंट्री है, 7वां स्थान आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत का 7वां स्थान आता है विश्व के अंदर। इसके पहले 6 देश आते हैं और उन 6 देशों में सबसे बड़ा देश आता है रूस, फिर आता है हमारे पास में कनाडा, उसके बाद में चीन, यूएसए, और उसके बाद हम देखेंगे तो ब्राजील, ब्राजील के बाद में ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद में आ जाएगा हमारे पास में 7 नंबर पे भारत आ जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं जनसंख्या की बात कर लेते हैं। जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो 2011 के अकॉर्डिंग भारत की जो पॉपुलेशन है वो है 121 करोड़। 121 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है। और 121 करोड़ जो जनसंख्या है ये पूरे विश्व की 17.5% है। 17.5% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन वर्ल्ड। ठीक है, तो
उसके बाद देखिए कि इसमें जो हमारी काउंटिंग आएगी तो वो आएगा सेकंड लार्जेस्ट, ठीक है। सेकंड नंबर आता है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भारत का विश्व में सेकंड नंबर आता है। पहले नंबर पे कौन आता है? चाइना आता है, ठीक है। पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे पे भारत है, तीसरे पे यूएसए आ जाएगा, चौथे पे इंडोनेशिया और पांचवे पे ब्राजील आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास में देश आ चुके हैं। चलिए ये तो हमने इसकी रही बेसिक जानकारी। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत के अंदर जो है, भारत में पहले 29 राज्य हैं प्लस 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है। अब इनमें से ध्यान कीजिएगा, एक राज्य को कम कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर राज्य को 5 अगस्त 2019 के अंदर क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। राज्यों की श्रेणी से हटा करके उसे 2 डिवाइडेशन करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। यानी अब हमारे पास में 38 राज्य है। स्टेट जो है वो कितने हैं? 28 है, सॉरी। और केंद्र शासित प्रदेश हमारे पास में कितने हो जाएंगे 7 थे। अब जम्मू कश्मीर को 2 टुकड़ों में बांटा तो 9 हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऐसे ही 2 हमारे पास में केंद्र शासित प्रदेश थे, जिनमें से एक था दमन एवं दीव और दूसरा था दादरा व नागर हवेली। इनको मर्ज कर दिया गया है, इनको एक साथ कर दिया गया है। इसीलिए 7 की काउंटिंग के बीच में अब यहाँ पे कितने बच गए? 6, क्योंकि 2 को इकट्ठा कर दिया गया। और प्लस जो नए 2 बने हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख जो है, ये 2 और ऐड हो चुके हैं इसके अंदर। तो हमारे पास में टोटल कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, ठीक है। मर्ज किया था इसलिए यहाँ कितने बचे? 6 बचे थे। 6 और 2 कितने हो गए हमारे पास में? 8। तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश है, ये ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर को अलग किया गया है, 2 टुकड़ों में बांटा गया है। कब? 5 अगस्त 2019 को बांटा गया है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है अपने को। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास में आ चुका है राज्यों के बारे में, ठीक है। ये हमारे पास में राज्य आ चुके हैं। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, जम्मू कश्मीर 5/8/2019, ठीक है। ये देखिए, अब हम देखते हैं इसकी सीमाओं के बारे में। देखते हैं भारत की जो सीमाएं हैं। देखिए सीमाएं जो हैं भारत की सीमा, तो भारत की सीमाएं जो हैं ये 2 प्रकार की हैं। एक हमारे पास में स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा, और एक हमारे पास में जलीय सीमा है, जलीय सीमा। अब स्थलीय सीमा को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्यों? क्योंकि यहाँ पर दूसरे देश को टच करेगा। भारत की सीमा दूसरे देश को टच करेगी, इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। जलीय सीमा यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा? हमारे पास में तट बनेंगे, तो इसे हम तटीय सीमा कहेंगे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर हमारे पास इसकी लेंथ है। और यहाँ पर हमारे पास बनेगी 6100 किलोमीटर इसकी लंबाई, 6100 किलोमीटर। मेन जो हमारे पास में पार्ट है, मेन लैंड जो है इंडिया का, उसका जो हमारे पास में तटीय सीमा है वो कितनी है? 6100 किलोमीटर है। परंतु इसके साथ ही अपने को ध्यान रखना है 1416.6 किलोमीटर ये हमारे पास में क्या आ जाएगा? द्वीप आ जाएंगे। यानी जो द्वीप हैं हमारे भारत के, उन द्वीपों की भी अगर हम सीमा को मर्ज कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, तो हमारे पास में टोटल जो भारत की जो तटीय सीमा बनेगी, जो हमारे पास में वाटर बाउंड्री है, वो बनेगी 7516.6 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास में आ जाएगी 7516.6 किलोमीटर। उसके बाद देखिए दोस्तों, ध्यान रखना है हमें यहाँ पे कि जो इंडियन ओशियन है हमारे पास में, हिंद महासागर है, ये भारत की जो ये त्रिभुजाकार आकृति है, नीचे ट्रायंगल जो इसकी शेप है, इसके कारण क्या होता है, इस इंडियन ओशियन के 2 पार्ट हो जाते हैं। एक इस साउथ पार्ट के ईस्ट में और एक वेस्ट में हो जाता है। तो यहाँ देखिए इस तरफ जो आएगा पार्ट उसे हम कहेंगे अरब सागर कहेंगे। और जो इस तरफ पार्ट बनेगा वो बनेगा बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की
खाड़ी बनेगी और इस तरफ हमारे पास में आएगा अरेबियन सी, अरब सागर हमारे पास में आएगा। अरेबियन सी में अगर हम बात करें तो हमारे पास में कौन से द्वीप मुख्य रूप से आते हैं, तो यहाँ हमारे पास में आता है लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप आता है। और इस तरफ हमारे पास में आते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। निकोबार द्वीप समूह। तो द्वीपों की बाउंड्री भी काउंट कर ली जाए तो हमारे पास में 7516.6 किलोमीटर आ जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 15,200 किलोमीटर, ये कितने देशों को स्पर्श करती है, कितने देशों को टच करती है, तो देखा जाए तो हमारे जो है 7 देशों के साथ में स्थलीय सीमा टच करेगी, 7 देशों के साथ में टच करती है, 7 देशों के साथ में टच करती है। जबकि तटीय सीमा जो है वो तटीय सीमा किससे जुड़ी हुई है, तटीय सीमा हमारे पास में दो, एक तरफ अरब सागर और एक तरफ बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है, ठीक है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। तो इस यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, 7 देश आ जाते हैं, जिनमें से हम देखते हैं यहाँ हमारे पास में मिलेगा हमें पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है इस साइड में और जो कि यहाँ तक चलेगा। उसके बाद में आ जाता है हमारे पास में अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के बाद में इसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ हमारे पास में बनेगा नेपाल, और यहाँ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हमारे पास में आ जाएगा भूटान। और यहाँ तक टोटल ध्यान रखिएगा, ये जो ऊपर हमारे पास में पार्ट फ्री पड़ा है, जो यहाँ से देखिए ये वो जो बाउंड्री है, ये वाली ये बाउंड्री टच कर रही है यहाँ, तो ये कर रही है चीन को, ठीक है, चीन चाइना को टच करती है, चाइना को 3 बार टच करती है, पहले यहाँ पर टच करती है, फिर नेपाल आ जाता है, फिर यहाँ सिक्किम पे टच करती है, फिर भूटान आ जाता है, फिर यहाँ अरुणाचल प्रदेश पे टच करती है, 3 बार टच करती है चाइना को। उसके बाद देखिए जरा यहाँ पे हमारे पास में मिलेगा म्यांमार, और यहाँ हमारे पास में मिलेगा बांग्लादेश, ये हमारे पास में आ चुका है बांग्लादेश, ठीक है। तो ये हमारे पास में कितने हो चुके हैं, तो देखिए एक पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। इसके अलावा अगर हम पड़ोसी देशों की बात करें तो यहाँ हमारे पास में एक पड़ोसी देश बनेगा श्रीलंका, और एक हमारे पास बनेगा मालदीव, ठीक है, एक श्रीलंका और एक मालदीव बनेगा। उसको हम जब तटीय सीमा के बारे में देखेंगे तब उसको बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास में आ चुके हैं जो देशों की सीमा लगती है, ठीक है। ये अभी तक हमने क्या देखा है, बाहरी कड़ियाँ देख रहे हैं, अभी तक हम इसके अंदर नहीं आए हैं। अभी तक हम बाहर तक देखा था कि भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है, एशिया महाद्वीप में स्थित है, उसकी क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका स्थान कौन सा है, जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या की दृष्टि से उसका स्थान, जनसंख्या कितने प्रतिशत है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि इसके जो राज्य हैं वो राज्य कितने हैं वर्तमान में और पहले कितने थे, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा इसकी बाहरी सीमाओं के बारे में देखा है, जो कि एक स्थलीय सीमा है, एक जलीय सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय तटीय 15,261 किलोमीटर, और यहाँ प्लस करेंगे तो 7516.6 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अभी हम बाहरी ही कंडीशनों को देखते हैं, तो इसके अलावा हमें देखना है इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखना है अपने को भारत का। अब देखिए, पहले मैं आपको बता दूं अक्षांश और देशांतर के बारे में, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बता देता हूं। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी को हम एक ग्लोब के रूप में पढ़ते हैं, पृथ्वी को ग्लोब के रूप में देखा जाता है। उसे छोटा रूप में देखना हो तो आप ग्लोब को देख लीजिए, हम पृथ्वी को बाहरी तरफ से देख सकते हैं, ठीक है। ग्लोब को देख लेंगे तो एक हिसाब से ये हो जाएगा कि हमने पृथ्वी को बाहर से देख लिया है। अब इस पर हमने मेन पर्टिकुलर 3 लाइनें खींची हैं, इनमें से जो सेंट्रल लाइन है जो हमने पूर्व से पश्चिम की ओर खींची है, ठीक है। ये जो लाइन है ये हमारी जो ग्लोब है उस ग्लोब के चारों ओर इस प्रकार से गोल वृत्त के रूप में, एक सर्कल के रूप में यहाँ पे एज ए सर्कल इसको खींचा गया है। तो एज ए सर्कल खींचा गया है और इसको नाम दिया गया है 0 डिग्री। 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा, यहाँ पे हम इसको नाम देते हैं भूमध्य रेखा।
क्योंकि ये भूमि के मध्य से, यानी हम इसको मानते हैं कि पृथ्वी के मध्य से गुजरती है भूमध्य रेखा। इसे कहते हैं इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर लाइन कहते हैं इसको। और उसके बाद में हमने देखना है कि जो हमने ऊपर और नीचे दो लाइनें बनाई हैं, ये हमारे पास में है 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, और ये हमारे पास में है 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश। ठीक है दोस्तों, ये हमने जो इस तरीके से लैटिट्यूड है, ये अक्षांश है, ये जो लाइनें हैं ना, ये लैटिट्यूड है यानी अक्षांश रेखाएं हैं। और अगर हम इस प्रकार से ऊपर की ओर चलेंगे 0 डिग्री 1 2 3 4 27 24 25 इस प्रकार से जाएंगे, तो यहां तक हम जाएंगे तो यहां बने मिलेगा हमें 90 डिग्री नॉर्थ। 90 डिग्री नॉर्थ का मतलब है यहां हमें मिलेगा नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। और इसी प्रकार से काउंटिंग करेंगे तो 90 तक नीचे आएगा तो 90 डिग्री साउथ में मिलेगा हमें साउथ पोल, दक्षिण ध्रुव मिलेगा हमें। ठीक है, तो हर 1 डिग्री पर एक अक्षांश हुआ, तो इस प्रकार से हमारे पास में कुल 90 अक्षांश नीचे की ओर हो जाएंगे, 90 अक्षांश ऊपर हो जाएंगे, यानी कि 90 + 90 प्लस जो ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, ये भी एक अक्षांश है, ये भी एक लैटिट्यूड है। तो टोटल हमारे पास में बनता है 181 लैटिट्यूड, 181 अक्षांश। तो अगर आपसे पूछा जाए अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है तो 181 है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए ये हमने 23.5 डिग्री ही क्यों खींचा है, यहाँ पे 23.5 डिग्री को ही हमने एक पर्टिकुलर नाम क्यों दिया है, क्योंकि इसे हमने दिया है ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा दिया है इसको नाम, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर कर्क रेखा, और ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न इसको हम कहते हैं मकर रेखा, मकर रेखा। ठीक है, हमने इन्हीं को ये क्यों नाम दिया, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है बिल्कुल सीधी खड़े होकर के रोटेट नहीं कर रही है, यानी वो क्या है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। झुकी हुई होने के कारण सूर्य की किरणें 23.5 डिग्री ऊपर तक जा सकती हैं, 23.5 डिग्री नीचे तक आ सकती हैं। यानी पृथ्वी जो है, पृथ्वी का कभी 23.5 डिग्री नॉर्थ वाला पार्ट सूर्य के बिल्कुल सामने आ जाता है, कभी 0 डिग्री वाला, और कभी मकर रेखा वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से पृथ्वी उसके चारों चक्कर लगाते लगाते अपनी दिशाएं बदलती रहती है, अपना जो अक्षांशीय स्थिति है वो बदलती रहती है। ठीक है, जिस कारण से सूर्य की किरणें कई बार कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो कई बार मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। जैसे हम देखते हैं कि 21 जून को कर्क रेखा पर सीधी किरणें पड़ती हैं, तो उस समय 21 जून को कर्क रेखा पर, यानी कि भारत में, क्योंकि कर्क रेखा कहां से गुजरती है, भारत के मध्य से गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, जिस कारण से 21 जून को क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है भारत के अंदर, सबसे बड़ा दिन होता है, कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन है, तो भारत में भी सबसे बड़ा दिन है। ठीक है, दिन बड़ा है, रात छोटी है, कब 21 जून को, और कहाँ 23.5 डिग्री नॉर्थ में, यानी कर्क रेखा पर। उसके बाद देखिए जून के बाद में जुलाई अगस्त सितंबर। ठीक है, यहाँ देखना अपने को 23 सितंबर को सूर्य कहाँ चला जाएगा, भूमध्य रेखा पर चला जाएगा। इस समय दोनों ही गोलार्धों में दिन और रात बराबर हो जाएंगे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यहाँ देखना है 22 दिसंबर को सूर्य चला जाता है कहाँ पे, मकर रेखा पे। अब मकर रेखा पे दिन बड़ा है, रात छोटी है, लेकिन हमें मकर रेखा से कुछ नहीं लेना, हमें कहाँ पे, हम कर्क रेखा की बात करते हैं कि 21 जून को तो कर्क रेखा पे दिन बड़ा था, रात छोटी थी। तो अब 22 दिसंबर को कर्क रेखा पे क्या कंडीशन होगी, तो 22 दिसंबर को अगर हम कर्क रेखा की बात करें तो वहां पर दिन छोटा है, रात बड़ी है, दिन छोटा और रात बड़ी होगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब मार्च को फिर यहाँ पर पहुंचेगा, तो ध्यान रखिएगा 22 मार्च को हमें देखना है, 22 मार्च जो है हमारे पास में वो यहाँ पे समय आ जाएगा किसका, दोबारा से इक्वेटर, यानी कि इक्वल आ जाएगा हमारे पास में, समय आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से सूर्य साल भर यहाँ पे सीधा चमकता रहता है 23.5 के बीचों बीच। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम बात कर रहे थे, ये हो गए हमारे पास में लैटिट्यूड हो चुके हैं। अब देखते हैं नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जो हमारे पास में लाइन आएगी उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड, यानी कि देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर है, इस 0 डिग्री देशांतर को कहते हैं ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा। ठीक है दोस्तों, ग्रीनविच लाइन इसे कहते हैं, ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर को कहते हैं। इसी प्रकार से
बाकी पूरे ग्लोब पर हर एक डिग्री पर लाइन खींची गई है जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाएगी, ठीक है। यानी कि सारी की सारी लाइनें नॉर्थ पोल से निकल कर कहाँ जाएंगी, साउथ पोल में जाएंगी। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल होते हुए वापस नॉर्थ पोल जाए, पूरा चक्कर नहीं लेती। इसलिए ये पूरा चक्कर ना लेने के कारण जो लैटिट्यूड होते हैं वो हाफ सर्कल होते हैं, यानी वो अर्धवृत्त होते हैं, यानी कि जो लॉन्गिट्यूड होते हैं, जो देशांतर होते हैं, देशांतर रेखाएं यानी लॉन्गिट्यूड जो होते हैं वो अर्धवृत्त यानी कि हाफ सर्कल होते हैं, अर्धवृत्त होते हैं। जबकि अक्षांश रेखाएं यानी कि लैटिट्यूड, अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो पूर्ण वृत्त होती हैं, यानी कि कंप्लीट सर्कल होते हैं वो सारे के सारे, ठीक है। ये कंप्लीट सर्कल होंगे। और सबसे लार्जेस्ट सर्कल कौन सा होगा, सबसे बड़ा वृत्त कौन सा होता है, तो भूमध्य रेखा होती है। भूमध्य रेखा सबसे बड़ा सर्कल होता है। और सबसे स्मॉलेस्ट छोटा सर्कल या सबसे छोटा वृत्त कौन सा बनेगा, वो 90 डिग्री नॉर्थ बनेगा, जो कि एक बिंदु के रूप में ही होगा, ठीक है। एक बिंदु, एक पॉइंट ही हो जाएगा यहाँ पे, एक तरीके से एक पॉइंट ही हो जाएगा, ठीक है। वो सर्कल भी नहीं माना जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी कारण से ये दोनों सर्कल ना माने जाने के कारण से जो अक्षांश वृत्त हैं, वृत्तों की संख्या 179 ही मानी जाती है कि अक्षांश वृत्त कितने हैं, 179 ही हैं, क्योंकि उसमें से नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो एक डॉट के अकॉर्डिंग है, बिंदु के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि देशांतरों की संख्या कितनी है। तो देशांतरों की संख्या देखिए, तो एक वृत्त जो है वो पूरा भूमध्य रेखा जो है वो एक वृत्त है। अब उस एक वृत्त पर हर एक डिग्री पर एक एक देशांतर ऊपर से नीचे जाता है। तो हर एक डिग्री पे जाता है, तो एक वृत्त का जो दायरा होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो इसीलिए 360 देशांतर होंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, देशांतरों की संख्या कितनी है, लॉन्गिट्यूड कितने हैं, तो 360 देशांतर होते हैं, ठीक है। उनमें से 0 डिग्री देशांतर को कहते हैं ग्रीनविच रेखा। लेकिन ध्यान रखिएगा, देशांतरों की जो काउंटिंग है वो 360 डिग्री 60 तक नहीं जाती। वो काउंटिंग चलेगी इस प्रकार से कि अगर हम ईस्ट की ओर जाएंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और वेस्ट की ओर जाएंगे तो भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार से 1 2 3 4 1 2 3 4 इस प्रकार से टोटल लास्ट में 180 डिग्री पर दोनों अटैच हो जाएंगे, ठीक है। दोनों के दोनों 180 पर आकर के रुक जाएंगे। तो जो 180 डिग्री देशांतर आएगा हमारे पास में 180 डिग्री, यहाँ मैं डिग्री लिख रहा हूँ, यहाँ मैंने डिग्री नहीं लिखा है क्योंकि ये क्या है, काउंटिंग है। इसीलिए 180 डिग्री जो हमारे पास में देशांतर है, उस 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। डेट, उसके बाद में डेट चेंज हो जाती है वहां पे, जैसे ही उसको सूर्य के सामने वो अंतरराष्ट्रीय रेखा आती है और उसके जस्ट थोड़ा सा बाद में क्या हो जाता है, नेक्स्ट जगह पे डेट चेंज हो जाती है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। तो ये था हमारे पास में अक्षांश और देशांतरों के बारे में। अब इसी प्रकार से हमें देखना है कि ये 0 डिग्री इक्वेटर से, भारत जो है वो इक्वेटर से किस दिशा में है, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर है। भारत किस में है, उत्तरी गोलार्ध में है। इसी प्रकार से 0 डिग्री जो देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर है, वहां से अगर हम देखें कि भारत किस दिशा में है, ईस्ट में है या वेस्ट में है, तो वहां से हम देखते हैं कि पूर्व में है। भारत कहाँ है, पूर्व में है, यानी कि ईस्ट हेमिस्फीयर में है, पूर्वी गोलार्ध के अंदर आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से भारत की जो स्थिति बनेगी वो हमारे पास बनेगी कहाँ पे, इस पॉइंट पे बनेगी, यानी कि ना ये नॉर्थ में है, अक्षांश के अकॉर्डिंग नॉर्थ में है, देशांतर के अकॉर्डिंग ईस्ट में है। तो इसलिए हम कहेंगे इसके लिए नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। भारत जो कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट में है, यानी कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो भारत कहाँ पे है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्लियर दोस्तों, अब हमने इसकी स्थिति देख ली है। तो अब हम शो करेंगे कि कौन कौन से अक्षांशों के बीच में, कौन कौन से देशांतरों के बीच में भारत स्थित है। तो हम लैटिट्यूड की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो भारत का दक्षिणी बिंदु है, जो दक्षिण बिंदु है, याद रखिएगा, भारत का मेन साउथ पॉइंट जो है वो है हमारे पास में कन्याकुमारी। कौन सा, कन्याकुमारी है। तो कन्याकुमारी, और ये हमारे पास में आ जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, और ये क्या है, कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी, और कहाँ पे, तो तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कहाँ पे,
तमिलनाडु, तमिलनाडु के अंदर है ये कन्याकुमारी। फिर देखिए कन्याकुमारी को केप कैमोरिन भी कहा जाता है, केप कैमोरिन कहा जा सकता है या कुमारी अंतरीप कहा जा सकता है। ध्यान रखिए कुमारी अंतरीप या केप कैमोरिन और या फिर कन्याकुमारी, ठीक है, ये कोई भी नाम आ सकता है। उसके बाद देखिए नॉर्थ की अंदर देखते हैं तो 8 डिग्री से स्टार्ट होकर के कहाँ तक चलेगा, तो यहाँ पे लैटिट्यूड जो निकलेगा यहाँ से उसका नाम है 370, ठीक है। तो 37 यानी कि 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश, ठीक है। 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड आ गया हमारे पास में। और ये जहाँ से निकलेगा जो पॉइंट हमारे पास बनेगा, नॉर्थ पॉइंट जो बनेगा हमारे पास में इंडिया का, ये बनेगा इंदिरा कोल, इंदिरा कोल, इंदिरा कोल। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा यहाँ स्टेट नहीं है, स्टेट नहीं है यहाँ पे। अब हाल फिलहाल क्या है, यूनियन टेरिटोरी है, कौन सी, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर जो है ये एक यूनियन टेरिटोरी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, ये वाला एक केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद देखिए जो लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड की अगर हम बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूड हमारे पास में जो बनेगा वो बनेगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। और यहाँ पे जो पॉइंट है हमारे पास में है वो है हमारे पास में सरक्रिक, वो है हमारे पास में कौन सा, सरक्रिक पॉइंट है। और सरक्रिक पॉइंट है, और अगर हम स्टेट की बात करें तो यहाँ हमारे पास में क्या आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा, ठीक है। यह हम बात करते हैं तो ये कहाँ तक चलेगी, तो ये चलेगी हमारे पास में 68 से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है, यानी कि पूर्वी देशांतर। और यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट बनेगा वो बनेगा वालांगू, वालांगू, ठीक है, वालांगू, वालांग कुछ भी यहाँ पे कहा जा सकता है। इसके अलावा इसे कई बार किबिथु नाम भी दिया जाता है, किबिथु, किबिथु, किबिथु नाम भी आ जाता है। और यहाँ पे जो हमारे पास में स्टेट बनेगी वो कौन सी बनेगी, अरुणाचल प्रदेश बनेगी, नॉट ए आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश बनेगी। ध्यान रखिएगा अरुणाचल प्रदेश नहीं रखना यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश ध्यान रखना, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए दोस्तों ये हमारे पास में जो है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ठीक है, 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है ये भारत को बिल्कुल दो डिवाइडेशन में करती है, दो पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। इससे पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि भारत का जो विस्तार है, ठीक है, विस्तार एक्सटेंट जो है भारत का वो देख लेते हैं कितना है। अभी तो हमने देखा है इसकी लोकेशन, देखिए ये लोकेशन है, अभी एक्सटेंट देखिए इसका कितना बनेगा। तो यहाँ से लेकर के जब हम यहाँ तक की एक्सटेंट देखते हैं कितना, तो वो बनता है 3214 किलोमीटर, ठीक है, 3214 किलोमीटर हमारे पास में इसका जो है लेंथ है इंडिया की। जबकि यहाँ से विड्थ हम देखते हैं तो ये हमारे पास बनेगी कितनी, 2933 किलोमीटर, ठीक है, 2933 किलोमीटर हमारे पास में भारत की चौड़ाई बनती है, 2933 किलोमीटर। और लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर है। तो देखिए ये इतना गैप ऐसा क्यों आ गया, क्यों गैप इसलिए आया है दोनों में, क्योंकि अगर हम बात करें अक्षांश और देशांतर विस्तार की बात करें, लैटिट्यूड एक्सटेंड की बात करें तो लैटिट्यूड एक्सटेंड है हमारा 8 डिग्री से लेकर 38 मान लेते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा कितना 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है 8 डिग्री 30 डिग्री के आसपास है। और सेम ऐसा ही हमारे पास में 97 को अगर हम 98 मान लेते हैं तो 98 माइनस 68 तो हमारे पास यहाँ पर भी कितना आता है 30 डिग्री ही आता है। कहने का मतलब दोनों तरफ जो अक्षांशीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार है, वो 30 डिग्री का 30 डिग्री का ही है, अंदर दोनों का 30 डिग्री का, यानी 29 समथिंग है। तो फिर भी दोनों के अक्षांश और देशांतर विस्तार सेम होने के कारण फिर भी दोनों का यहाँ किलोमीटर में जो 300 का डिफरेंस आया वो उसका कारण क्या है, तो वो कारण इसलिए है क्योंकि 0 डिग्री पर तो सभी देशांतरों के बीच की जो गैप होता है वो समान होता है, ठीक है, देशांतरों के बीच की दूरी जो होती है समान होती है। लेकिन जैसे जैसे वो ध्रुवों की ओर जाते हैं सभी देशांतरों के बीच की दूरी जो है वो कम होती जाती है। तो इस कारण से भारत तो कहाँ पे है, कर्क रेखा पे है, इसीलिए यहाँ पे देशांतरीय विस्तार
तो उतना ही है, लेकिन उसके बीच की दूरी जो है वो कम हो चुकी है। क्लियर दोस्तों, इस प्रकार से हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। और लास्ट में हम एक बार इतना ही देखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम इसको नेक्स्ट आगे लेके चलेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए मेरे साथ में और लाइक और शेयर दबा करके कीजिए ताकि सभी बच्चे इसका फ़ायदा ले सकें।